हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम मुगल एम्पायर से रिलेटेड टॉप 50 एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। देखिए, बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसका मूल नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर से और अपनी माँ के माध्यम से चंगेज खान से संबंधित था। मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? तो देखिए, इनमें से कौन सी थी राजभाषा मुगल काल की? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, फारसी। ये मुगल काल की राजभाषा थी। देखिए, मुगल साम्राज्य की आधिकारिक भाषा फारसी थी, क्योंकि पहला मुगल सम्राट बाबर अफगानिस्तान से आया था। फारसी ईरान की मूल भाषा है और अफगानिस्तान में भी इसका प्रयोग बोलचाल की भाषा के लिए किया जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध मुगल आक्रमणकारी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत की, अर्थात बाबर ने लोदी को हराया और दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। हुमायूंनामा किसने लिखा था? देखिए, इनमें से किसने हुमायूंनामा लिखा है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा लिखा गया है। देखिए, गुलबदन बेगम एक मुगल राजकुमारी और मुगल साम्राज्य के संस्थापक सम्राट बाबर की बेटी थी। उन्हें हुमायूंनामा के लेखक के रूप में जाना जाता है, जो उनके सौतेले भाई सम्राट हुमायूं के जीवन का वृतांत है, जिसे उन्होंने अपने भतीजे सम्राट अकबर के अनुरोध पर लिखा था। अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? तो देखिए, किसके दरबार में थे तानसेन? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, अकबर के दरबार में थे तानसेन। देखिए, अकबर ने तानसेन को अपने दरबार में नवरत्नों में से एक बनाया और उन्हें मियाँ की उपाधि दी। तानसेन उन्हें ग्वालियर के राजा विक्रमजीत द्वारा दी गई उपाधि थी। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वनविलास की उपाधि दी थी। वह गायन की ध्रुपद शैली में विशिष्ट थे। मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर थी? तो देखिए, किसके शासनकाल में थी? सी करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल के समय। देखिए, मुगल चित्रकारी भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का एक अनूठा मिश्रण थी। जहांगीर की चित्रकला में गहरी रुचि थी और उसके अधीन मुगल चित्रकला ने अपना चरमोत्कर्ष हासिल किया। अबुल हसन, मंसूर, विशनदास, गोवर्धन, बालचंद्र, दौलत मुखलिस, भीम और इनायत जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकार थे। निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो देखिए, किसने लिखी है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा अकबर की जीवन कथा लिखी गई थी। देखिए, अकबरनामा अकबर के शासनकाल का आधिकारिक इतिहास है। इसे उनके दरबारी इतिहासकार और जीवनी लेखक अबू फजल ने लिखा था। वह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे। इसे फारसी भाषा में लिखा गया था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, अकबर ने स्टार्ट किया था मनसबदारी प्रणाली को। देखिए, मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत अकबर ने की थी। इसे नई प्रशासनिक मशीनरी और राजस्व प्रणाली के रूप में पेश किया गया था। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? देखिए, कौन से युद्ध में किया था तुलुगमा नीति का प्रयोग? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। देखिए, तुलुगमा पद्धति में रणभूमि में मौजूद राजा अपने विश्वसनीय योद्धाओं से मिलकर एक रणनीति तैयार करता है, जिसमें सेना को 4 टुकड़ों में बांट दिया जाता है। प्रथम दोनों टुकड़ी राजा के आगे की ओर, दाएं और बाएं की ओर, तथा दूसरी दोनों टुकड़ियां पीछे की ओर इसी तरह तैनात रहती हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? बहुत पूछा जाता है ये भी।
करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया। देखिए, ग्रैंड ट्रंक रोड को 16वीं शताब्दी का शासक शेरशाह सूरी द्वारा बनाया गया था। इसे सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता था। सड़क भारत को मध्य एशिया से जोड़ती थी और अंतर्देशीय व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थी। इस सड़क को पहले उत्तरापथ, बादशाही सड़क और सड़क ए आजम के रूप में जाना जाता था। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? देखिए, गुजरात विजय की याद में किसका निर्माण कराया अकबर ने? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था अकबर ने। देखिए, बुलंद दरवाजे को महान मुगल सम्राट अकबर ने 1573 में बनवाया था। अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा बनवाया। ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने 5 एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर से शेयर कीजिए। शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, रुपया कहा जाता था शेरशाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को। देखिए, शेरशाह सूरी सूरी वंश का संस्थापक था। शेरशाह सूरी द्वारा पेश किए गए चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। शेरशाह सूरी ने रुपया सिक्का जारी किया और पूरे साम्राज्य में मानक वजन और माप तय किए। शेरशाह सूरी द्वारा पेश किए गए इस सिक्के का वजन 178 ग्रेन था और यह आधुनिक रुपए का अग्रदूत माना जाता है। पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो देखिए, किसके बीच हुई है? देखिए, जो पानीपत की पहली लड़ाई है वो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई थी, हमने देख लिया है। तो दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई है? तो ए करेक्ट हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई। देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को अकबर की मुगल सेना और हेमू की सेना के बीच हुई थी। ये अकबर के सेनापति खान जमान प्रथम और बैरम खान के लिए एक निर्णायक जीत थी। पानीपत की लड़ाई के बाद अकबर ने आगरा और दिल्ली को अधिक प्रतिरोध के बिना ले लिया था। दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो देखिए, किसके द्वारा शुरू किया गया? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक नया धर्म शुरू किया गया था। देखिए, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही या ईश्वरीय आस्था नामक एक नए धर्म का प्रचार किया। यह एक भगवान में विश्वास करता था। इसमें सभी धर्मों के अच्छे बिंदु थे। इसका आधार तार्किक था। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों को अलग करने वाली दूरी को समाप्त करना था। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका बी हो जाएगा, रज़्मनामा के नाम से वो जाना जाता है। देखिए, महाभारत का पहला फारसी अनुवाद रज़्मनामा या युद्ध की पुस्तक है। यह वर्ष 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा साधिकार किया गया था। उनके दरबारी इतिहासकार अब्दुल कादिर बंदायूनी ने बताया कि पुस्तक के 4 खंडों को संकलित करने में लगभग 4 वर्ष लग गए थे। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो देखिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, टोडरमल उत्तरदायी थे भू राजस्व सुधारों के लिए। देखिए, टोडरमल अकबर दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वह अकबर के शासनकाल के दौरान मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने जप्ती के रूप में जाना जाने वाला राजस्व की एक नई प्रणाली और दहशला नामक कराधान की एक नई प्रणाली शुरू की थी। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? तो देखिए, इनमें से क्या नाम था? तो सी करेक्ट हो जाएगा, इबादत खाना। ये अकबर द्वारा बनाया गया पूजा गृह था। इबादत खाना 1575 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बनाया गया एक सभा भवन था। यह विभिन्न धार्मिक आधारों के आध्यात्मिक नेताओं को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था ताकि संबंधित धार्मिक नेताओं की शिक्षाओं पर चर्चा हो सके। किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? तो देखिए, जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो डी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। औरंगजेब ने खुद को आलमगीर की उपाधि दी, उसे जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब के समय में मुगल साम्राज्य सबसे बड़ा था। उसने निम्न का निषेध किया, उसके दरबार में गाना और नृत्य करना ये निषेध था। सती प्रथा, झरोका दर्शन,
कलम लिखित सिक्का, ज्योतिष और हस्तरेखा पढ़ना, तुलादान प्रथा, ये सारी चीजें बैन थी औरंगजेब के। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया, तमगा नामक कर को समाप्त किया और युद्ध जीतने के उपरांत गाजी या धर्म योद्धा की उपाधि धारण करी? तो देखिए कौन से युद्ध के बाद ऐसा किया था बाबर ने? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, खानवा के युद्ध के बाद ये किया था। देखिए खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा की लड़ाई बाबर के तहत मुगल सेना और मेवाड़ के राणा सांगा के तहत राजपूत गठबंधन के बीच लड़ी गई थी। लड़ाई 16 मार्च 1527 को लड़ी गई। ये मुगल सेनाओं के लिए एक निर्णायक जीत पर समाप्त हुई थी। मुबैयान नामक पद्म शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो देखिए किस भाषा में लिखी थी? तो सी करेक्ट हो जाएगा, तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी लिखी थी बाबर ने। देखिए तुजुके बाबरी भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इसे तुर्की भाषा में लिखा था। अकबर के निर्देश पर तुजुके बाबरी का नाम फारसी में अनुवाद किया गया, जिसका नाम 1589 में उनके कुलीन मिर्जा अब्दुर रहीम ने बाबरनामा रखा था। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। देखिए शाहजहां का जन्म सिहाब उद्दीन मोहम्मद खुर्रम के रूप में हुआ था। उनके नाम का अर्थ फारसी भाषा में हर्षित है। वे स्मारक ताजमहल के प्रवर्तक थे। लाहौर में मोती मस्जिद जो अब पाकिस्तान में है, दिल्ली की जामा मस्जिद, आगरा किले क्षेत्र और दिल्ली का वजीर खान मस्जिद, लाल किला, ये सभी इनके द्वारा बनवाया गया है। उनके शासनकाल के दौरान मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, बैरम खान। यह अकबर के युवावस्था में उनका संरक्षक था। देखिए अकबर ने बैरम खान के संरक्षण में शासन शुरू किया क्योंकि उसे 13 साल की उम्र में शासक बना दिया गया था। वह मुगल शासक हुमायूं की सेना का प्रमुख था। पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खान ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो देखिए इनमें से किसे राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। मूल रूप से महेश दास कहे जाने वाले बीरबल अकबर के दरबार में एक हिंदू सलाहकार और सेना के मुख्य कमांडर थे। उन्हें ज़्यादातर भारतीय उपमहाद्वीप में लोक कथाओं के लिए जाना जाता है जो उनकी बुद्धि पर केंद्रित है। अकबर के राज्य के नवरत्नों के रूप में भी उन्हें जाना जाता है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो देखिए इनमें से कौन है वो? तो डी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक किया गया था। देखिए औरंगजेब ने आगरा पर कब्जा कर लिया और आनन फानन में 31 जुलाई 1658 को आलमगीर की उपाधि के साथ अपना राज्याभिषेक कराया था। देवराय के युद्ध में सफल होने के बाद उसने 5 जून 1659 को दोबारा अपना राज्याभिषेक करवाया। इस प्रकार औरंगजेब पहला और आखिरी मुगल बादशाह था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। देखिए शेरशाह सूरी बिहार का एक पठान था जिसने मुगल साम्राज्य को हराने के बाद सूर साम्राज्य की स्थापना की। उनकी याद में मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा डिजाइन एक मकबरा सासाराम बिहार में बनाया गया था और यह भारत इस्लामी वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। देखिए हुमायूं के देश छोड़ने के बाद अकबर का जन्म अमरकोट में 1542 ईस्वी में हुआ था। 1556 में हुमायूं की अचानक मृत्यु होने के बाद 14 फरवरी 1556 को अकबर की कलानौर पंजाब में ताजपोशी हुई थी। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था। देखिए आलमगीर मुगल बादशाह औरंगजेब की उपाधि थी। वह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था और उसका जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद में हुआ था। उसने 1675 में 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था।
सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो देखिए किसे किया गया? तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया था सम्राट अकबर ने। देखिए मोहम्मद हुसैन अकबर के दरबार के बेहतरीन सुलेखकों में से एक है। उनके पत्रों की पूरी तरह से आनुपातिक वक्रता को मान्यता देने के लिए उन्हें जरी कलम या सुनहरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। ये महाराणा प्रताप सिंह और आमेर के मान सिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, शेरशाह सूरी के समय मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। मलिक मोहम्मद जायसी एक भारतीय सूफी कवि थे। मलिक मोहम्मद जायसी ने शेरशाह के शासनकाल में पद्मावत पूरी की। उन्होंने बाबर के शासनकाल के दौरान आखिरी कलाम की रचना की थी। किसने चौसा की लड़ाई 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? तो देखिए चौसा की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। देखिए चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच एक उल्लेखनीय सैन्य लड़ाई थी। ये 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया था। शेरशाह विजयी हुआ था और उसने खुद को फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहनाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। मकबरे को हुमायूं की पत्नी महारानी हाजी बेगम ने 1558 में बनवाया था और मिर्ज़ा गियास और सैयद मोहम्मद द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी अपने आकार की पहली संरचना भी थी। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, औरंगाबाद में स्थित है बीबी का मकबरा। देखिए बीबी का मकबरा जैसे रबिया उद्दौरानी का मकबरा भी कहा जाता है, भारत में मुगल काल के दौरान बनाया गया एक मकबरा है। बीबी का जो मकबरा है ये मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1660 में बनवाया था। औरंगजेब ने अपनी पत्नी दिलरास बानो की याद में बीबी का मकबरा बनवाया था। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल बादशाह डैश के लिए बनाया गया था? तो देखिए जो मयूर सिंहासन है वो किस मुगल बादशाह के लिए बनाया गया था? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, शाहजहां के लिए मयूर सिंहासन बनाया गया था। प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगल सम्राट शाहजहां के लिए बनवाया गया था। ये भारत में मुगल सम्राटों की सीट थी और दिल्ली के लाल किले में दीवाने खास में रखी गई थी। जब 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया और लूट लिया तो वहां अपने साथ ये कीमती सिंहासन भी ले गया था। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से अकबर के समकालीन कौन था? तो देखिए इनमें से कौन था अकबर के समकालीन? तो ए करेक्ट हो जाएगा, रानी दुर्गावती। यह अकबर के समकालीन थी। देखिए रानी दुर्गावती मंडला की रानी थी जिन्होंने अकबर के खिलाफ आसिफ अली से लड़ाई लड़ी थी। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को कीर्ति सिंह चंदेल अंतिम चंदेल राजा के परिवार में हुआ था। उन्होंने 1542 में दलपत सिंह से शादी की थी जो गोंडवाना साम्राज्य के संग्राम सिंह के बेटे थे। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो देखिए कौन से शहर में बनवाई? तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने। देखिए आगरा किला स्थित मोती मस्जिद का निर्माण शहंशाह शाहजहां ने अपने शासनकाल में वर्ष 1647 में शुरू किया था। वर्ष 1654 में मोती मस्जिद बनकर तैयार हुई थी। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो देखिए किसने लगाया था? तो सी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब ने जजिया नामक कर दोबारा लगवाया था। देखिए इस्लाम में जजिया कर को गैर मुसलमानों को मुस्लिम शासक द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के लिए शुल्क के रूप में समझा गया है। 1564 में तीसरे मुगल सम्राट अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। 1679 में औरंगजेब ने सैन्य सेवा के बदले गैर मुस्लिम विषयों पर जजिया फिर से लगाने का फैसला किया, एक निर्णय जिसकी कई हिंदुओं शासकों और मुगल अदालत के अधिकारियों ने व्यापक रूप से आलोचना की थी। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे?
तो देखिए कौन थे? करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ये अंतिम मुगल सम्राट थे। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर था। बहादुर शाह जफर का जन्म 24 अक्टूबर 1775 को हुआ और भारत का ये अंतिम मुगल सम्राट और उर्दू कवि था। वह अपने पिता अकबर द्वितीय का दूसरा पुत्र और उत्तराधिकारी था, जिसकी मृत्यु 28 सितंबर 1837 को हुई। 1857 के भारतीय विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें दिल्ली से निर्वासित कर दिया। जफर का 7 नवंबर 1862 को रंगून वर्मा में निर्वासन के दौरान निधन हो गया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस उपाधि से सम्मानित किया? तो देखिए कौन सी उपाधि दी थी? तो ए करेक्ट हो जाएगा, अंग्रेज खान की उपाधि से सम्मानित किया था। विलियम्स हॉकिंस तुर्की का अच्छा जानकार था। जहांगीर और उसके कुछ मंत्री बाबर की मातृभाषा तुर्की भी जानते थे। वह सम्राट जहांगीर के दरबार में पैर जमाने में सक्षम था और समय के साथ साथ वह प्रतिभाशाली शराबी सम्राट के साथ इतना घनिष्ठ हो गया जितना उसके बाद कोई भी यूरोपीय नहीं हो सका था। दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, शाहजहां के द्वारा दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। जामा मस्जिद को मस्जिद जहानुमा या दुनिया की मस्जिद कमांडिंग व्यू के रूप में जाना जाता है। ये पुरानी दिल्ली के प्राचीन शहर में स्थित है। धर्मत का युद्ध निम्न में से किनके बीच लड़ा गया? तो देखिए धर्मत का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सी करेक्ट हो जाएगा, औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच धर्मत का युद्ध हुआ था। धर्मत का युद्ध औरंगजेब और दारा शिकोह के बीच 1658 में शाहजहां के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया था। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा दिल्ली का पुराना किला बनवाया गया था। पुराना किला नई दिल्ली में यमुना नदी के किनारे स्थित प्राचीन दीन पनाह नगर का आंतरिक किला है। इस किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच करवाया था। दहसाला बंदोबस्त किससे संबंधित है? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा, टोडरमल से संबंधित है दहसाला बंदोबस्त। देखिए आईने दहशाला एक प्रकार की राजस्व प्रणाली है जिसे 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल के दौरान प्रारंभ किया गया था। अकबर के वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने इस प्रणाली की शुरुआत की थी। इस प्रणाली में 10 वर्षों का औसत उत्पादन निकाला जाता था। इस औसत उत्पादन का 1/3 रुपये प्रति बीघा में तय किया गया था और राज्य के हिस्से के रूप में तय किया गया था। शेष 2/3 हिस्सा काश्तकारों खरास के लिए छोड़ दिया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, जहांगीर के द्वारा 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किया गया। देखिए मनसबदार शब्द एक व्यक्ति को संदर्भित करता है जो एक मनसब रखता है, जिसका अर्थ है एक पद या रैंक। 2 अस्पा सिंह अस्पा शब्द का प्रयोग पहली बार जहांगीर के शासनकाल के 10वें वर्ष में किया गया था। दू अस्पा यानी वह घुड़सवार जिसके पास 2 घोड़े होते थे और सिंह अस्पा मतलब वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे। अकबरनामा किसने लिखा? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया। देखिए अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। अकबर के शासन का इतिहास 3 खंडों में है। उपरोक्त कार्य के तीसरे खंड को आईने अकबरी के रूप में जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। फतेहपुर सीकरी को डैश द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया? तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, अकबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया गया था। देखिए फतेहपुर सीकरी शहर मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था। उसने इस शहर को अपनी राजधानी के रूप में बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन पानी की कमी ने उसे शहर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इसके बाद 20 वर्षों के भीतर मुगलों की राजधानी लाहौर में स्थानांतरित कर दी गई थी। एतमाद उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया?
तो देखिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, नूरजहां के द्वारा एतमाद उद्दौला का मकबरा बनवाया गया था। देखिए एतमाद उद्दौला का मकबरा भारत का पहला ऐसा स्मारक है जिसका निर्माण पूरी तरह से संगमरमर से किया गया है। इसका निर्माण 1622 से 1628 के बीच कराया गया था। नूरजहां ने इस मकबरे का निर्माण अपने पिता मिर्जा ग्यास बेग के लिए करवाया था। शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शाह बुलंद की उपाधि दी थी? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। दारा शिकोह को शाहजहां ने शाह इकबाल और शाह बुलंद की उपाधि दी थी। शिकोह को शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल या शहजादा बुलंद इकबाल का खिताब दिया था। दारा शिकोह मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र था। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उन्हें 1652 में मुल्तान और काबुल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। उत्तराधिकार के युद्ध में दारा शिकोह को औरंगजेब ने हराया और उसके आदेश पर 1659 यानी कि 1659 में उसे मार दिया गया था। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? तो देखिए करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर इसका डी हो जाएगा, पीटर मुंडी। ये शाहजहां के काल में भारत आया था। पीटर मुंडी एक यूरोपीय दार्शनिक तथा विदेशी यात्री था। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में पीटर मुंडी भारत आया था। उसने 1630 से 32 में पड़े भीषण अकाल का उल्लेख किया है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। किस शासक को जहांगीर ने फर्जंद या पुत्र की उपाधि से सम्मानित किया? तो देखिए किसे किया था? तो ए करेक्ट हो जाएगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह को ये सम्मानित किया था। देखिए बीजापुर के शासक आदिल शाह को जहांगीर ने फर्जंद या पुत्र की उपाधि प्रदान की थी। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आपको और किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए है कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।